बहू, खाना खा लो और सब काम कर ली या नहीं? नहीं की हो तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें 2 दिन से बुखार है, ज्यादा काम की चिंता ना करो, थोड़ा शरीर को भी आराम दिया करो। और तुम माँ भी बनने वाली हो बेटा, तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा। हाँ मम्मी जी, सब कुछ कर लिया मैंने, और खाना खाकर दवाई भी खा ली। आप एक ही बात बार बार क्यों पूछती हैं? मधु ने अपनी सास से झुंझला कर पूछा। मुझे तुम्हारी चिंता हमेशा लगी रहती है बेटा, इसीलिए पूछा। बढ़िया ही चिंता करने वाली, मधु ने मन में बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हें अभी अपना पूरा ध्यान देना है। हाँ मम्मी जी, पर आप अपने काम से काम रखिए ना। आपने खाना खा लिया ना, अब जाइए कमरे में अपने, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। मधु ने गुस्साए तरीके से झुंझलाते हुए बोली। मधु का पति अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में काम करता था, तो वो 15 दिन या 1 महीने में एक बार घर आता था। मधु अपने सास ससुर के साथ रहती थी, पर उनकी कद्र नहीं करती थी। वो मायके में ज्यादा अपनी माँ पर भरोसा करती थी। सास ससुर भी उसके अपने ही हैं, वो ये एकदम नहीं सोचती थी। उसकी एक शादीशुदा ननद भी थी उसकी ससुराल में। उसकी सास शांति देवी बहुत ही अच्छी स्वभाव की औरत थी। कभी कभी मधु सुबह नहीं उठ पाती, उसके उठने में थोड़ी देरी हो जाती, तो शांति देवी उठकर घर में झाड़ू बर्तन कर लेती और चाय बना लेती, पर वह बहू मधु को कुछ नहीं कहती। और अब तो शांति देवी अपनी बहू का और ज्यादा ध्यान रखने लग गई थी, क्योंकि उनकी बहू माँ जो बनने वाली थी। कभी कभी पड़ोसी आते घर में तो शांति देवी से कहते, अरे आप इस उम्र में भी काम कर रही हैं, आपकी बहू है फिर भी। तो शांति देवी कहती कि उससे क्या हुआ, बहू भी तो इंसान ही है। घर में बहू है तो क्या हुआ, कुछ काम मैं कर लेती हूँ, कुछ वो कर लेती है। उसको भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता और काम भी जल्दी हो जाता है। और इन्हीं दिनों तो बहू माँ बनने वाली भी है, तो मैं भी हाथ बटा देती हूँ। और अगर बहू हमारी 30 दिन हमें करके देती है, तो कुछ तो सास का भी फर्ज बनता है कि उसके सुख दुख में सास भी उसको करे। तो पड़ोसी कहते, सच में आपके जैसी सोच वाली सास बहुत कम ही मिलती है। लेकिन मधु को यह सब ढोंग लगता। उसे यह लगता कि सासू माँ खुद को बहुत अच्छा बताकर अपना नाम बनाती हैं और पड़ोसियों के सामने खुद का नाम कमाने के लिए ऐसा करती हैं। वह सास की भावनाओं को नहीं समझती थी। उसका पति जब ड्यूटी से छुट्टी लेकर 2-4 दिन के लिए घर आता, तो भी मधु अपने सास की शिकायत करती और कहती कि सासू माँ खुद को बहुत महान साबित करती है। पर विजय मधु से कहता कि नहीं मधु, ये तुम्हारी गलत फहमी है, माँ सच में बहुत अच्छी है। मधु इस बात को कभी नहीं मानती और शांति देवी को समझ नहीं पाती। शांति देवी अपनी बहू का खाने पीने का, दवाइयों का, सब कुछ का ध्यान देती। बाजार से फल लेकर आती, उसे फल काट कर देती, पर मधु बहुत चिढ़ती उनसे। ससुर जी बहू का व्यवहार देखकर शांति देवी को मना करते कि जब बहू को यह सब तुम्हारा आचरण पसंद नहीं आता, तो तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो। तो शांति देवी कहती कि वो पहली बार माँ बनने वाली है, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा वो यह सब नहीं जानती। तो मैं अपनी बहू को जो उसके लिए अभी जरूरी है वही सब लाकर देती हूँ। तो क्या गलत करती हूँ बताइए। मेरा बेटा भी दूर रहता है, वो रोज रोज तो घर आ नहीं पाता, तो मेरा यही ना धर्म है कि मैं अपनी बहू की हर जरूरत की चीजों का ध्यान रखूं और ला कर दूं। और इस समय तो मैं दादी बनने वाली हूँ, और बेटे और बहू से भी ज्यादा प्यारे तो नाती पोते होते हैं। तो मैं दादी बनने की खुशी में अपनी बहू का ध्यान और ज्यादा रखती हूँ। तो कोई क्या गलत है इसमें। तो मधु के ससुर कहते, ठीक है, पर बहू तो तुम्हें कुछ समझती ही नहीं। तो शांति देवी कहती, जाने दीजिए, बच्ची है, समझ जाएगी। फिर अपनी सास ससुर की बातें मधु सुन लेती है और अपनी माँ से फोन पर सारी बातें बताती है। तो उसकी माँ भी कहती कि बेटा तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। पर मधु कहती, अरे माँ, आप क्या जाने, पड़ोसियों के सामने नाम कमाने के लिए ड्रामे करती है ये बुढ़िया। फिर यूं ही समय बीतता है और मधु को दर्द शुरू हो जाता है। अब उसकी सास अपने बेटे को फोन करती है कि बेटा तू घर आ जा, बहू को जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना है। बेटा कहता है कि माँ देखता हूँ, पर मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अभी बहुत दूर हूँ। तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा, हम ही लेकर ले जाते हैं बहू को हॉस्पिटल। पर
मधु अपनी माँ को भी फोन करती है कि माँ आप आ जाइए, पर माँ कहती है कि बेटी तेरी छोटी बहन का एग्जाम है तो उसे एग्जाम दिलवाने जाना है, के साथ मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसका एग्जाम सेंटर दूर पड़ा है, तो वो अकेले कैसे जा पाएगी। माँ का ऐसा जवाब सुनकर मधु सन्न रह गई। उसने अपनी माँ से यह उम्मीद नहीं की थी। फिर उसने देखा कि सास ने किसी से कैब बुक करवा ली है और सास ससुर दोनों आंगन में बातें कर रहे हैं कि ये रख लो वो रख लो, कुछ पैसे ज्यादा ही रख लेना। फिर जल्दी से सास आती है मधु के पास और कहती है चल बेटा बाहर गाड़ी लगी है, चल के गाड़ी में बैठ, हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मधु और उसके सास ससुर गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल का बिल शांति देवी जमा करा देती हैं और अपनी बहू को छोड़कर वो कहीं हिलती भी नहीं है और बाहर से खाना पीना ससुर जी खरीद कर लाते हैं और बहू को सास शांति देवी ला कर देती हैं। अब मधु को अपनी सास को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर तभी मधु की ननद का फोन आता है और वो कहती है माँ आप यहाँ हॉस्पिटल में रात को कैसे रह पाओगी, आप आ जाओ मेरे घर। उसकी ननद का घर उसी हॉस्पिटल के थोड़ी दूरी पर था, पर उसकी सास बोली नहीं बेटा मैं अपनी बहू को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, जाने कब मेरी जरूरत आ जाए। पर माँ पापा तो है ना वहाँ, जब कोई जरूरत होगी तो पास में ही तो है मेरा घर, आप चली जाना। पर शांति देवी बोली नहीं बेटी मैं अपनी बहू को छोड़कर यहाँ से हिल नहीं सकती, इस समय मुझे अपनी बहू के पास ही रहना है। फिर मधु की डिलीवरी हो जाती है और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। शांति देवी की खुशी डबल हो जाती है। फिर जब मधु को होश आता है तो वो अपने बगल वाले बेड पर एक औरत को रोते हुए पाती है और वो पूछती है कि आप क्यों रो रही हो, तो वो कहती है कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, मेरे साथ मेरे पति हैं जो बाहर बैठे हैं, पर मेरे साथ कोई औरत नहीं है। तो मधु बोली कि तुम्हारी सास नहीं है क्या, तो वो औरत बोली सास ससुर सब हैं पर मुझे पूछने वाला कोई नहीं। अपनी सास की बातें कहते कहते वो औरत रोने लगी। उसको लड़की हुई थी ऑपरेशन से, उसकी सास उसे देखने भी नहीं आई थी और ना उसकी केयर करती थी। यही सब कहते कहते वो रोने लगी। तब तक शांति देवी आई तो उस औरत से बोली कोई नहीं बेटा मत रो, मैं हूँ ना, मुझे भी अपनी सास समान ही समझो, मैं जब अपनी बहू की देखभाल कर सकती हूँ हॉस्पिटल में तुम्हारी भी हेल्प कर दूंगी। औरत शांति देवी को पकड़कर रोने लगी तो शांति देवी बोली यही तो गलत है बेटा, सास सास बनकर बैठी रहती है और जब उन्हें जरूरत पड़ती है बहू की तो उम्मीद करती है कि बहू बेटी बनकर उनकी सेवा करे, तो बहू करेगी, पर सास को भी तो बहू के जरूरत के समय माँ बनकर उसके साथ खड़े रहना चाहिए, तब ना। कोई बात नहीं बेटा मैं हूँ ना। ये सुनकर मधु को बहुत पछतावा हुआ और वो मन ही मन सोची कि मैं अपनी सास को कितना गलत समझती थी, मेरी सास तो माँ से भी बढ़कर है। इस समय ना मेरे पति साथ हैं और ना ही मेरी माँ जिन पर मुझे ज्यादा विश्वास था, वो भी नहीं आई मेरे इस दुख के समय, और मेरी सास मेरे साथ एक पैर पर खड़ी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ ऐसी सास को पाकर। तभी उसके फोन पर घंटी बजती है तो वो फोन उठाती है तो उसकी माँ का फोन होता है। तो वो माँ से कहती है कि क्या फोन की हो माँ आपने मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दिया। आपकी बेटी कोई छोटी बच्ची है जो उसे पेपर दिलवाने जाना आपके लिए ज्यादा जरूरी था। मेरी सास तो आपसे भी बढ़कर हैं, मेरे लिए यहाँ मेरे साथ खड़ी हैं। तो माँ बोली इसीलिए तो नहीं आई बेटा कि तुझे एहसास हो जाए कि तुम्हारी सास कितनी अच्छी है, क्योंकि तुमने अपनी सास को आज तक समझा ही नहीं था। तुम यही सोचती थी कि तुम्हारी सास अच्छा बनने का नाटक करती है। अरे बेटी तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि बहुत ऐसी सास है कि बहू मरे तो मरे पर एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं देती वो अपनी बहू को। अपनी सास को तुमने कभी अपना समझा ही नहीं। मैं अगर आ जाती तो तुझे तेरी सास की अहमियत नजर नहीं आती, क्योंकि तूने उन्हें माँ के नजरिए से देखा ही नहीं। तुम अपनी सास की वैल्यू जान जाओ और उनकी इज्जत करो, इसीलिए मैं नहीं आई, नहीं तो छोटी अकेले भी जा सकती थी पेपर देने। तुझे अब तेरी नजरों में सास की अहमियत नजर आ गई होगी बेटी। सबकी किस्मत तेरे जैसी नहीं होती, सबकी सास तेरे जैसी नहीं होती।
इसलिए अपनी सास की इज्जत किया करो। हाँ माँ, सच कहा आपने। मधु की आंखों से आंसू छलक गए। उदाहरण उसके सामने था, उसके बगल वाले बेड पर की औरत। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। धन्यवाद।